बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। कुवैत की रेसिडेंशियल इमारत में आग, इंडियन समेत 41 हलाक, इमारत के मालिक को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। कुवैत के वजीर दाखिला ने कहा, रियल एस्टेट ओनर्स का लालच हादसों की वजह बन रहा है। इंडियन सफारत खाने ने हेल्पलाइन खोली। नॉर्थ इसराइल में हिजबुल्लाह के खौफनाक हमले, कमांडर की हलाकत के बाद कार्रवाई, 170 से ज्यादा रॉकेट फायर किए गए, कई जगह आग लग गई। गाजा जंग बंदी तजवीज पर हमास ने जवाब दे दिया। अमरीका, कतर और इजिप्ट ने कहा जायजा ले रहे हैं। ब्लिंकन कतर पहुंचे, जंगबंदी और होस्टेजेस की रिहाई पर बातचीत। इसराइल हमास के जवाब से मुतमईन नहीं। पूरे गाजा को फलस्तीनियों की कत्लगाह बना दिया गया। सेफ जोन्स में भी हमले किए जा रहे हैं, वीडियोस मंजर आम पर। इसराइल और हमास दोनों ने इंसानियत के खिलाफ जराइम किए। यूनाइटेड नेशंस की तहकीकाती रिपोर्ट, इंसानी हुकूक काउंसिल में अगले हफ्ते गौर होगा। चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार आंध्र सीएम की हैसियत से लिया हलफ। पवन कल्याण और नारा लोकेश भी वजारत में शामिल। उड़ीसा को मिला पहला कबायली चीफ मिनिस्टर। जम्मू कश्मीर के कथुआ और डोडा में एनकाउंटर्स, 2 मिलिटेंट्स और सिपाही हलाक, 6 सिक्योरिटी जवान जख्मी। रियासी हमला आवर का स्केच जारी। इंडियन फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप खेलने की दौड़ से बाहर, कतर के खिलाफ 1-2 से शिकस्त। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। हिजबुल्लाह ने इसराइली हमलों में अपने एक कमांडर की हलाकत के बाद नॉर्थ इसराइल में भयानक रॉकेट हमले किए। इसराइली फौज ने एक बयान में कहा कि हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान से जलीली इलाके में 100 से ज्यादा रॉकेट फायर किए। यह हिजबुल्लाह के अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक है। बयान में कहा गया कि पहली मर्तबा टाइब्रस शहर को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने कहा कि उसने अपने आयरन डोम सिस्टम से कई मिसाइलों को रोका, लेकिन कई जगह रॉकेट गिरे। इसके नतीजे में कई जगह आग लग गई। इसराइली ओहदेदारों ने इस बात की तस्दीक की। इसराइली मीडिया में कहा गया कि बाज रॉकेट्स एक फैक्ट्री में गिरे, जिससे भारी नुकसान पहुंचा। साफिद शहर में हमले के बाद बिजली चली गई। एक दिन पहले साउथ लेबनान में इसराइल के एक हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर समी अब्दुल्ला जाँ बहक हुए थे, जो अबू तालिब के नाम से जाने जाते थे। 7 अक्टूबर के बाद से हिजबुल्लाह और इसराइली फौज के दरमियान लड़ाई जारी है। इसराइली हमलों में अब तक लेबनान में कम से कम 455 लोग हलाक हुए हैं। इनमें कम से कम 80 सिविलियंस हैं। साल 2000 और 2006 में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग लड़ी गई थी। 7 अक्टूबर के बाद से इसराइल के कब्जा किए हुए इलाकों पर हिजबुल्लाह के ये अब तक के सबसे बड़े हमले हैं। इसराइली मीडिया में कहा गया कि नॉर्थ इसराइल पर कम से कम 170 रॉकेट फायर किए गए। कई फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसराइल के कई शहरों सफाद, रोशपीना, गबारिया में सायरन की आवाजें गूंजती रही। हमास ने जंगबंदी और होस्टेजेस की रिहाई के बारे में इसराइल की तजवीज पर अपना जवाब पेश कर दिया है। हाल ही में हमास ने कहा था कि वो इस पेशकश में बाज़ तब्दीलियां कर रही है, लेकिन इसराइल ने कहा कि ये तब्दीलियां उसकी तजवीज को खारिज करने के बराबर है। कतर और इजिप्ट को हमास ने अपना जवाब पहुंचाया। अमरीका, जो तीसरा मसालहतकार है, हमास का जवाब वसूल कर चुका है। तीनों मुल्कों ने कहा है कि वो इस तजवीज पर हमास के जवाब का जायजा ले रहे हैं। इजिप्ट और कतर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि जब तक डील नहीं हो जाती, मुसालहत की कोशिशें जारी रहेंगी और अगले कदम के बारे में तीनों मुल्क मिलकर काम करते रहेंगे।
अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन मिडल ईस्ट के दौरे पर हैं। वो 4 शंबे को कतर पहुंचे और कतर के लीडर से जंगबंदी और होस्टेजेस की रिहाई के बारे में बातचीत की। ब्लिंकन ने मंगल को कहा था कि इस्राएल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू डील के पाबंद हैं और अगर कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती है तो इसके लिए हमास जिम्मेदार होगी, लेकिन नेतन्याहू ने अब तक खुलेआम इस तजवीज की तायद नहीं की है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने सबसे पहले 31 मई को इस डील का जिक्र किया था। यह अमन मंसूबा 3 मरहलों पर मुश्तमिल है। हमास ने एक बयान में कन्फर्म किया कि उसने जंगबंदी मंसूबे पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है। हमास के एक ओहदेदार इज्जत रश्क ने कहा कि यह जवाब जिम्मेदाराना, संजीदा और पॉजिटिव है। इसराइली वजीर आजम के दफ्तर ने अब तक इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन इसराइली सोर्सेस ने कहा कि हमास ने तजवीज में बहुत तब्दीलियां की हैं और होस्टेजेस की रिहाई के इम्कान को खारिज कर दिया है। ब्लिंकन के मिडल ईस्ट दौरे का ये आखिरी पड़ाव हो सकता है। इससे पहले उन्होंने इजिप्ट, इसराइल और जॉर्डन का दौरा किया था। अमेरिका की तरफ से पेश की गई तजवीज पर डेडलॉक बरकरार है। इस तजवीज के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मंजूरी हासिल की गई है। इसराइल ने गाजा की जमीन को फलस्तीनियों के लिए कत्लगाह बना दिया है। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि अलग अलग मकामात पर हमले जारी रहे। इन इलाकों पर भी हमले किए गए जिन्हें सेफ जोन करार दिया गया था। बास ताज़ा वीडियो सामने आए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि इसराइली फौज निहत्ते फलस्तीनियों को उस वक्त गोली मार रही है जब वो सेफ जोन में जा रहे हैं। जंगबंदी कोशिशों के बावजूद इसराइल के हमले अलग अलग मकामात पर जारी रहे। यूनाइटेड नेशंस की एक तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया कि गाजा जंग के दौरान इंसानियत के खिलाफ जराइम किए गए हैं। इस रिपोर्ट में दोनों फरीकों यानी इसराइल और हमास पर जंगी जराइम का इल्जाम लगाया गया। इसराइल ने कहा कि यह रिपोर्ट तरफदारी पर मबनी है और वो उसे रद्द करता है। इसराइल ने यूनाइटेड नेशंस के तहकीकाती कमीशन से ताउन नहीं किया। कमीशन ने कहा कि इसराइल ने उसके काम में रुकावटें पैदा की। यूनाइटेड नेशंस में इसराइल के सफारती मिशन ने रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि एक मरतबा फिर यह बात साबित हो गई कि यूएन कमीशन तंग नजर एजेंडे के साथ काम कर रहा है। हमास ने इस रिपोर्ट पर कोई तबसरा नहीं किया है। इस रिपोर्ट में कई मुतासरीन के इंटरव्यूज शामिल है। 59 सफ़ात के एक हिस्से में रिपोर्ट में 7 अक्टूबर के हमलों का अहाता किया गया। सबसे ज्यादा 126 सफ़ात गाजा में इसराइली हमलों के बारे में है। अगले हफ्ते इंसानी हकूक काउंसिल की मीटिंग में इस रिपोर्ट पर गौर किया जाएगा। हाल ही में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गाजा जंगबंदी और होस्टेजेस की रिहाई के लिए एक करारदाद मंजूर की गई थी। कुवैत में बैरूनी वर्कर्स की एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आग लगने से कम 41 लोग हलाक हो गए। मरने वालों में कई इंडियंस बताए जा रहे हैं। यह हादसा मुंसफा जिले में 4 शंबे की सुबह पेश आया। इस हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए। जिस जगह ये इमारत है वहां बहुत ज्यादा तादाद में बैरूनी वर्कर्स रहते हैं। फिलहाल मालूम नहीं हो सका कि आखिर कितने इंडियंस मरने वालों में और जख्मी होने वालों में शामिल है और दूसरे मरने वालों और जख्मियों का ताल्लुक किन मुल्कों से है। नायब वजीर आजम शेख फहद अस्सबा ने मकाम का दौरा किया और इमारत के मालिक को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। शेख फहद ने जो और दाखिला के वजीर भी हैं कहा कि बदकिस्मती से रियल एस्टेट ओनर्स के लालच की वजह से ऐसे हादसे पेश आ रहे हैं। ओहदेदारों ने कहा कि आग बुझा दी गई है और आग लगने की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात की जा रही है। एक सीनियर पुलिस ओहदेदार ने सरकारी टेलीविजन पर बताया कि आग लगने के वक्त इमारत में दर्जनों वर्कर्स ठहरे हुए थे। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मौतें दम घुटने से हुई हैं। आग लगने का वाकया मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे पेश आया। वजारत सेहत ने बताया कि कम से कम 50 लोग हॉस्पिटल में शरीक हैं। इस दौरान इंडियन सफीर ने इलाके का दौरा किया और हादसे पर अफसोस का इजहार किया। कुवैत में इंडिया के सफारत खाने ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और कहा है कि इस हादसे में इंडियंस भी मुतासर हुए हैं और सफारत खाना उनकी हर तरह से मदद करेगा। सफारत खाने ने कहा कि वो तमाम शहरियों की मदद का पाबंद है। मालूम हुआ कि 30 से ज्यादा इंडियन वर्कर्स को हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। सफीर ने मरीजों से मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। कुवैत की जुमला आबादी में 21% इंडियंस हैं और कुवैत की जुमला वर्कफोर्स का 30% हिस्सा इंडियंस पर मुश्तमिल है। यह तादाद तकरीबन 9 लाख है। वजीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कुवैत में आग लगने के हादसे पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि वो सख्ते में हैं। जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि वो सख्ते में हैं। हमारे सफीर ने कैंप का दौरा किया है। हम मालूमात का इंतजार कर रहे हैं।
मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि कम से कम 10 इंडियंस इस हादसे में हलाक हुए हैं और उनमें से 5 का ताल्लुक केरला से है। इस इमारत में तकरीबन 195 वर्कर्स रह रहे थे। इनमें केरला और तमिलनाडु के ज्यादा वर्कर्स थे। ये बिल्डिंग एक मलयाली बिजनेसमैन केजी अब्राहम के ग्रुप MVES की मिल्कियत बताई गई है। मालूम है कि 6 मंजिला इमारत के किचन से आग शुरू हुई। यह भी कहा गया कि इस इमारत में रहने वाले तमाम वर्कर्स एक ही कंपनी के लिए काम करते थे। तो हंगरी नाटो को यूक्रेन की मदद के लिए रास्ता देगा और कोई रुकावट खड़ी नहीं करेगा। इस सिलसिले में एक समझौता हो गया है, लेकिन वो अपनी तरफ से कुछ मदद नहीं देगा। हंगरी के वज़ीर-ए-आज़म विक्टर ऑरबान के साथ मुलाकात के बाद नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने बुडापेस्ट में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो सेंट्रल यूरोप के मुल्क हंगरी के नुक्ता नजर को समझ सकते हैं। हंगरी के वज़ीर-ए-आज़म विक्टर ऑरबान रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से काफी करीबी समझे जाते हैं। स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि हंगरी का कोई दार इन सरगर्मियों का हिस्सा नहीं बनेगा और हंगरी का पैसा भी इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया है कि हंगरी इन कोशिशों की मुखालफत नहीं करेगा और नाटो के रुकन की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। यूक्रेन जंग फरवरी 2022 से जारी है। इस जंग के दौरान रशिया ने यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा किया, लेकिन अमरीका यूक्रेन की भरपूर मदद कर रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन की फौज अब भी टिकी हुई है। हाल ही में अमरीका ने यूक्रेन की मदद का एक बिल कांग्रेस में मंजूर किया था। इस सिलसिले में फौजी मदद पहुंचाने का काम जारी है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के बेटे को बंदूक की खरीदी के मामले में कसूरवार पाया गया है। बाइडेन ने कहा कि वह अदालत के फैसले का एहतराम करते हैं। एक हफ्ते तक यह मुकदमा चला। ऐसा इल्जाम है कि बाइडेन के 54 साल बेटे हंटर बाइडेन ने 2018 में बंदूक की खरीदी के दौरान बंदूक के इस्तेमाल और ड्रग्स लेने के बारे में झूठ बोला था। उन्हें जेल की सजा हो सकती है। हंटर बाइडेन को 3 इल्जामात में कसूरवार पाया गया। यह फैसला एक ऐसे वक्त सामने आया जब बाइडेन नवंबर के सदारती इलेक्शंस की मुहिम में मसरूफ हैं। 2 हफ्ते पहले ही बाइडेन के रिपब्लिकन हरीफ डोनाल्ड ट्रंप को करप्शन के केस में कसूरवार पाया गया था। हंटर बाइडेन को 17 साल जेल की सजा हो सकती है। इस दौरान बाइडेन ने उनके बेटे को माफी देने से इनकार कर दिया, लेकिन वो अपने बेटे के साथ वक्त गुजारने के लिए रवाना हो गए और अपनी मसरूफियात के शेड्यूल में तब्दीली की। तेलुगु देशम पार्टी के चीफ चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लिया। हलफ बर्दारी तकरीब अमरावती में हुई, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी, सीनियर बीजेपी लीडर्स और मरकजी वजीरों ने शिरकत की। जनसेना पार्टी के चीफ और अदाकार पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने भी वजीर की हैसियत से हलफ लिया। गवर्नर अब्दुल नजीर ने नायडू और दूसरों को हलफ दिलाया। वजीर आजम मोदी ने इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू को गले लगा लिया और मुबारकबाद दी। हलफ बर्दारी की तकरीब कृष्णा जिले के किसरापल्ली में हुई, जहां अमरावती बनाया जाने वाला है। वजीर दाखिला अमित शाह और एनडीए के दूसरे लीडर्स ने हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। चंद्रबाबू नायडू सबसे पहले 1995 में चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश बने थे, जब आंध्र प्रदेश डिवाइड नहीं हुआ था। 2004 तक वो मुसलसल 9 साल चीफ मिनिस्टर रहे। 2014 में आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद वो चीफ मिनिस्टर की हैसियत से वापस हुए और 2019 तक इस ओहदे पर रहे। चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में तेलुगु देशम पार्टी, बीजेपी और जनसेना की क़यादत यानी पर मुश्तमिल इत्तेहाद ने हालिया इलेक्शंस और पार्लियामेंट इलेक्शंस में शानदार कामयाबी हासिल की है। 175 रुकनी असेंबली में तेलुगु देशम पार्टी को 135 के साथ मेजॉरिटी हासिल हुई। उसके इत्तेहादियों जनसेना ने 21 और बीजेपी ने 8 सीटें जीती। अपोजिशन YSRCP को सिर्फ 11 सीटों पर कामयाबी मिली। उड़ीसा में कबायली लीडर मोहन मांझी ने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लिया। भुवनेश्वर के जनता मैदान पर हलफ बर्दारी तकरीब हुई, जिसमें वजीर आजम मोदी और बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स ने शिरकत की। तकरीबन 20,000 लोग हलफ बर्दारी के मौके पर मौजूद थे। एक दिन पहले बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी लीडर ने मोहन मांझी को लीडर चुना था, जो 4 मरतबा के MLA हैं और वो रियासत के पहले कबायली चीफ मिनिस्टर होंगे। जम्मू कश्मीर के कथुआ के गांव में एक झड़प में 2 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। इस झड़प के दौरान एक सिपाही भी मारा गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में मिलिटेंट्स के एक हमले में 5 फौजी और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर जख्मी हुए। सोर्सेस ने बताया कि रात 1:45 पर फौज और पुलिस के चेक पोस्ट पर हमला किया गया। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के रियासी में बस पर फायरिंग करने वाले एक मिलिटेंट का स्केच जारी किया है। उसका पता बनाने पर 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया गया।
इंडियन फुटबॉल टीम कतर से 2-1 से हारते हुए फीफा वर्ल्ड कप 2026 की दौड़ से बाहर हो गई है। साबिक कप्तान सुनील छेत्री के बगैर पहला इंटरनेशनल मैच खेलते हुए इंडियन टीम ने पहले हाफ में लीड हासिल की, लेकिन इसके बावजूद उसे शिकस्त हो गई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। कुवैत की रेसिडेंशियल इमारत में आग, इंडियन समेत 41 हलाक, इमारत के मालिक को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। कुवैत के वजीर दाखिला ने कहा, रियल एस्टेट ओनर्स का लालच हादसों की वजह बन रहा है। इंडियन सफारत खाने ने हेल्पलाइन खोली। नॉर्थ इसराइल में हिजबुल्लाह के खौफनाक हमले, कमांडर की हलाकत के बाद कार्रवाई, 170 से ज्यादा रॉकेट फायर किए गए, कई जगह आग लग गई। गाजा जंग बंदी तजवीज पर हमास ने जवाब दे दिया। अमेरिका, कतर और इजिप्ट ने कहा जायजा ले रहे हैं। ब्लिंकन कतर पहुंचे, जंगबंदी और होस्टेजेस की रिहाई पर बातचीत। इसराइल हमास के जवाब से मुतमईन नहीं। पूरे गाजा को फलस्तीनियों की कत्लगाह बना दिया गया। सेफ जोन्स में भी हमले किए जा रहे हैं, वीडियोस मंजर-ए-आम पर। इसराइल और हमास दोनों ने इंसानियत के खिलाफ जराइम किए। यूनाइटेड नेशंस की तहकीकाती रिपोर्ट इंसानी हुकूक काउंसिल में अगले हफ्ते गौर होगा। चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार आंध्र सीएम की हैसियत से लिया हलफ। पवन कल्याण और नारा लोकेश भी वजारत में शामिल। उड़ीसा को मिला पहला कबायली चीफ मिनिस्टर। जम्मू कश्मीर के कथुआ और डोडा में एनकाउंटर्स, 2 मिलिटेंट्स और सिपाही हलाक, 6 सिक्योरिटी जवान जख्मी। रियासी हमला आवर का स्केच जारी। इंडियन फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप खेलने की दौड़ से बाहर, कतर के खिलाफ 1-2 से शिकस्त। आज की खबरें, शुक्रिया, इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह।